सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5M सीरीज़ के अंदर। और ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है और इसमें काफ़ी मतलब अच्छे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स का मतलब जो कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट से रिलेटेड है और कैसे यूपीएससी कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट से स्टैटिक क्वेश्चंस फ्रेम करती है, ये आप सीखोगे इसमें। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अलग अलग सोर्सेज से हैं। आपका लोग का सपोर्ट अच्छा चाहिए रहेगा। आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जितने भी होंगे मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों को करना है। और शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आपको मतलब पूरा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका पीडीएफ जो है, ये जो पीडीएफ आप देखोगे तो पीडीएफ अगर आप मान लो प्रीलिम्स का जो कोर्स है, प्रीलिम्स का करंट अफेयर कोर्स जो लॉन्च हुआ है और जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, इनमें से अगर आप किसी का भी हिस्सा है तो उसमें आपको ये पीडीएफ प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल के रूप में प्रॉपर रहेगी। बाकी अगर आप मान लो खाली की सेशन देखना चाहते हैं तो आपको नोट्स क्लास के अंदर विद इन बनाना है। देखते हैं, ऐसा मैं पूरा 2 ईयर्स का कंपाइल करके जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसी पर बेस्ड आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। देखो, ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज़ फास्टेंड विथ वार्मिंग। The magnitude of slowdown varies substantially by region and by latitude, but is generally consistent with expected changes in atmospheric circulation forced by anthropogenic emission। देखो, ये टॉपिक को थोड़ा समझना इतना आपका आसान नहीं है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट कि पहली चीज़ तो हमें मतलब जैसे यहाँ पे बातचीत हो रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका बनेगा तो उसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द कंडीशन, तो जैसे आपका इधर इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, और अगर आप 0 से 5 डिग्री का एरिया छोड़ दो जहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स बहुत ही कम है या बहुत ही वीक है, सो 0 से 5 डिग्री का एरिया अगर हम छोड़ देते हैं जहाँ पे आपका कोरियोलिसिस फोर्स आपका बहुत ही कम या वीक है, तो वहाँ पे साइक्लोन नहीं बनते हैं। और बाकी सारी जगह साइक्लोन बनते हैं। मतलब ट्रॉपिकल कंडीशंस में साइक्लोन बनेंगे और ट्रॉपिकल कंडीशंस के लिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की बात की गई है। मतलब साइक्लोन बनने के लिए जो कंडीशन जो यहाँ पे हाईलाइट की गई है वो क्या है, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर और 27 डिग्री सेल्सियस का लगभग टेम्परेचर की ज़रूरत की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जैसे पहली चीज़ इसमें कहा गया कि translation speed of tropical cyclone has fastened with warming. So as the earth atmosphere warms, the atmospheric circulation changes. जैसे जैसे मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, इससे जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसमें बदलाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, प्रेशर में चेंजेस होंगे और जो विंड का मूवमेंट है वो अफेक्ट होगा, जो सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो भी आपका अफेक्ट होगा, ये चेंज होगा। ये चेंजेस वेरी कर सकते हैं रीजन, और मतलब जैसे एक इलाके में जो सर्कुलेशन है वो डिफरेंट होगा, दूसरे इलाके में डिफरेंट होगा। बट ये ज़रूर से हाईलाइट किया गया कि कई सारे जो एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग है, इट कॉजेज अ जर्नल वीकनिंग ऑफ समर टाइम ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब कई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, मतलब ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर है, उसमें कहा गया कि जो ट्रॉपिकल सर्कुलेशन है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जो विंड्स का मूवमेंट है उसमें वीकनिंग देखने को मिल रही है। मतलब वो क्या है, वो वीक आपका जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कैरिड अलॉन्ग विद इन देयर एम्बियंट एनवायरमेंटल विंड एंड देयर इज अ पॉसिबल प्रायरी एक्सपेक्टेशन दैट द ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज स्लोड विद द वार्मिंग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो बहुत ही टेक्निकल, जैसे क्योंकि डाउन टू अर्थ का टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यहाँ पे जैसे वार्मिंग की वजह से स्पीड जो है दैट हैज स्लो डाउन की जो है वो आपका कहा गया। मतलब जो ट्रांसलेशन स्पीड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये स्लो डाउन है विथ वार्मिंग। क्यों? बिकॉज जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है दैट कैरिड अलॉन्ग विद देयर एम्बियंट एनवायरमेंटल विंड, देयर इज अ पॉसिबल एक्सपेक्टेशन। इट मीन्स मतलब जैसे जैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है विंड के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रैवल कर रहा है, जो कंडीशंस जो आपके बन रही हैं, तो इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसलेशन स्पीड है जो लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन की, जैसे एक रीजन से दूसरी जगह जब ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव कर रहा है तो बिकॉज ऑफ द वार्मिंग इट हैज़ नॉट फास्टेंड, रादर वो आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। कई जो एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग है, मतलब ह्यूमन रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जो ह्यूमन आपके
जो है एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग है, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, कई सारे जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स की अगर बात करें तो उसमें वाटर वेपर कैपेसिटी, मतलब क्योंकि वार्मिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके वाटर वेपर हैं वो वाटर वेपर राइज करेंगे, वाटर वेपर तो कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होगी, और इससे जो प्रेसिपिटेशन रेट है वो भी बढ़ेगा, तो मतलब बारिश की जो रेट है वो भी आपका बढ़ेगा। जो रेन रेट है सेंटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन वो भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा मॉइस्चर आएगा, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो रेन रेट, मतलब जो, क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जितनी अधिक होगी उतना अधिक आपका रेनफॉल की पॉसिबिलिटी भी रहेगी, तो रेन रेट जो है वो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज़। जो रेन रेट है वो भी आपका इंक्रीज़ आपका होगा, और ट्रॉपिकल साइक्लोन रिलेटेड जो रेनफॉल होगा कुछ लोकल एरिया में उसमें भी कुछ जो इंक्रीज़ है वो देखने को मिल सकता है, एंड उसमें वेरिएशन हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि जैसे जैसे अब ये थोड़ा टेक्निकल है तो इस पर कहा गया कि जो रेन रेट है वो डिपेंड करता है, रेन रेट जैसे डिपेंड करता है कि उस जो ट्रांसलेशनल स्पीड है आपकी है, जो ट्रांसलेशन स्पीड है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वो कैसे है। अगर मान लो ट्रांसलेशनल स्पीड आपकी ज़्यादा है तो रेन रेट कम होगी, और इसका मतलब क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ट्रांसलेशनल स्पीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली डिसाइड करता है कि रेन रेट कितना आपका होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है बट आपको ध्यान में रखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो ट्रांसलेशन स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है ग्लोबली 10% से ओवर अ पीरियड, और ये धीरे धीरे जो स्पीड है वो और भी रिड्यूस हो सकती है, and any increases in local rainfall total that may have occurred as a result increased tropical cyclone rain rate। तो यहाँ पे एक तरफ कहा गया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की ट्रांसलेशन स्पीड है उस पर डिक्रीज देखने को मिला है ग्लोबली, अगर देखा जाए बाय 10%, 10% का डिक्रीज जो है वो देखने को मिला है। अब इससे जो रेन रेट है वो किसी जगह पे वेरी कर सकती है ना, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन सपोज करो एक ही जगह पे प्रेजेंट है, सपोज ये ट्रॉपिकल साइक्लोन यहीं पे लगातार प्रेजेंट है, इट इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, तो यहाँ पे रेन रेट जो है क्योंकि ट्रांसलेशनल स्पीड आपकी इसकी कम है तो इसकी रेन रेट अपने आप थोड़ा बढ़ सकती है। किसी लोकलाइज्ड एरिया के अंदर जो है ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर की वजह से देखा जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है वो आपकी बढ़ सकती है। क्यों? बिकॉज जो मूवमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक एरिया से दूसरी जगह पे, जो उसका ट्रांसलेशन स्पीड है उस पर डिक्रीज देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द वार्मिंग, वो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट आपका तो सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लो डाउन वेरी करता है रीजन बाय रीजन लैटिट्यूड से, एंड ये जनरली कंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेड चेंज, जो भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, जो भी मतलब ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स हैं उससे जो एटमॉस्फेयर के अंदर हवा के सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, और जो मैग्नीट्यूड है स्लो डाउन का वो भी आपको वेरी कर रहा है रीजन टू रीजन, और लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड आई होप यू ऑल आर अवेयर, जैसे मान लो कि ये जो लैटिट्यूड है ये आपका पूरा ये जैसे मान लो 23.5 डिग्री और ये सब क्या है दैट इज़ कंसिडर टू बी एन लैटिट्यूड। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और जो पॉइंट आपको फाइनली बस ये याद रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो ट्रांसलेशनल स्पीड होती है वार्मिंग से वो रिड्यूस होती है, रिड्यूस होगी ट्रॉपिकल साइक्लोन वहीं प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इस पर आंसर आपका सी होगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको देखना है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट 2015 के अंदर हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट के तहत। इसका मिशन क्या है? टू सपोर्ट इमर्जिंग जो ग्लोबल एक्शंस हैं टूवर्ड्स अ ग्रीन लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट मॉडल। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इसमें इनकरेक्ट जो है मेंशन्ड है। तो ये जो इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको बस ये याद रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट 2012 के अंदर आपका किया गया था इन रिस्पॉन्स टू प्रायोरिटीज़ एंड कंसर्न, जो कि Rio+20 जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, Rio+20 जो कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी उसके तहत इसको इस्टेब्लिशमेंट करने की बात जो है की गई थी। इसका मेन एम यही है कि किस तरीके से ग्रीन लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट मॉडल लेकर आ जाए, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट हम रीच करें। तो ये तो सही है, ये गलत है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा तो अपने आप क्या आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये आपका 2012 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ है। इसका एम अगर देखा जाए कि ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करना, ग्रीन इकोनॉमी कि आप एक जो भी इकोनॉमी ग्रोथ अचीव करना चाहते हो उसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का भी आप जो है
ध्यान दे रहे हो और कई सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख रहे हो, जैसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखना, उसमें टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान में रखना। उसके बाद ये भी ध्यान में रखना कि कैसे हम ये ग्रीन इकोनॉमी अचीव करते हैं और कैसे हम जो एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर लेकर आ सकते हैं, इस पर फोकस करने की बात जो है की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कितने नाइजीरिया को कितने देश बॉर्डर आपका करता है। अपना मैप ओपन करके इसको आप लोग देख लेना, है ना। तो अगर देखा जाए तो इसमें ओनली 3 है ना। तो इसमें आप लोग मैप ओपन करना, तो नाइजीरिया की अगर बात करें तो नाइजीरिया बेसिकली लोकेटेड है वेस्ट अफ्रीका के अंदर। इसके बॉर्डर में अगर आप देखोगे तो लेक चाड है, लेक चाड आपका है टू द नॉर्थ ईस्ट, फिर गल्फ ऑफ गिनिया साउथ के अंदर है। इसके नेबरिंग कंट्रीज जैसे बेनिन इसके वेस्ट में है। अगर आप मैप खोल के एक बार देखो सभी लोग, चाड जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में है, कैमरून इसके ईस्ट में है, एक बार आप मैप में देखो, और नाइजर जो है इसके नॉर्थ में है, ठीक है। तो बाकी इसमें जो मेंशन्ड है, टोगो नहीं कनेक्ट करता है क्योंकि टोगो के बगल में बेनिन आपकी आ जाती है। बर्किना फासो भी अगर देखा जाए तो ऊपर साइड है, मतलब टोगो के ऊपर बर्किना फासो है, नीचे बेनिन है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 जो है इसमें अंदर आपके रहेंगे, ठीक है। देखो ये कंटेंट आपको इस कंटेंट तक रीच करना है, ये सब कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के कंटेंट है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, ऐसे कंटेंट आपको वैसे करंट अफेयर के नाम से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करते हुए प्रोसीड करते जाना है, और जो खास तौर से जो ये टॉपिक्स हैं इन पर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आपको सेशन को लाइक शेयर जो भी है वो आपको करते जाना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेस आ रहे हैं प्लीज़ उसको मिस नहीं करना है। मेरा भी बहुत फोकस रहेगा, जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी अच्छा कवरेज आप कराएगा तो स्टैटिक आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर का सेपरेट बैच भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सेपरेट बैच आपका लॉन्च हो चुका है। टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है उसमें, जहाँ पे मैं आपको ये जो कंटेंट है वो शेयर कर इसका जो पूरा आपको ये जो है अवेलेबल रहेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। चिन्नार मरकंडा वेनियार रिसेंटली न्यूज़ में थी, किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये बेसिकली पेरियार रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ध्यान में रखना है। जो कि तमिलनाडु, ये रिवर कहाँ फ्लो करती है? तमिलनाडु और कर्नाटका में ये रिवर आपकी फ्लो करती है, ये फैक्ट याद रखना है। तमिलनाडु और कर्नाटका में रिवर आपकी फ्लो करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउथ पेन्नार रिवर, दक्षिण पिनाकिनी, कन्नड़ में अलग अलग नाम है। ये जो रिवर ओरिजिनेट करती है नंदी हिल्स आपकी कर्नाटका के अंदर है ना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आपका विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात की गई है। तो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। मेजर्ड 120 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया की 63rd रैंक है, स्वीडन ने टॉप किया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, ये हैज़ बीन स्लोइंग डाउन मच स्लोअर देन नेसेसरी इन द पास्ट 3 ईयर। मतलब ग्लोबल ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से हम जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड की तरफ जा रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। तो 28% जो देश हैं दे हैव शोड स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट इन डायमेंशन विद द लोएस्ट स्कोर इंडिकेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ मोर बैलेंस सिस्टम, ठीक है। तो इस पर आपको करेक्ट जो है वो पूछा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो जो टॉप 10 है ना, तो यहाँ पे जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं विथ हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्कोर है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक्ड 120 कंट्रीज़ बेस्ड ऑन देयर एडवांसमेंट, है ना। तो यहाँ पे ये रैंकिंग आपकी जो है वो की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मेंशन तो गलत है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आपकी लेकर आया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना। 2024 में वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें हाईएस्ट ग्लोबल एवरेज स्कोर जो है वो देखने को मिला है। ओनली 28% जो कंट्रीज़ हैं ये स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इंडिया की 63rd रैंक है। तो ये स्टेटमेंट और ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इस पर आंसर ओनली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बार हेडेड गूस है, तो ये स्पीसीज रिपोर्ट की गई है एज अ कितने स्टेटमेंट इसमें, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट? द स्पीसीज हैज़ बीन रिपोर्टेड एज माइग्रेटिंग साउथ फ्रॉम तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड रशिया बिफोर क्रॉसिंग द हिमालय। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए वनरेबल कैटेगरी के अंदर है और मेनली तिब्बतन प्लेटो के अंदर है। सो बार हेडेड जो गूज है, जिसे टेक्निकली हम आंसर इंडिकस भी बोलते हैं, ठीक है, आंसर इंडिकस भी बोलते हैं।
तो ये ब्रीड करती है सेंट्रल एशिया के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ कॉलोनीज माउंटेन लेक्स के अंदर प्रेजेंट आपकी रहती है। 3 से 8 अंडे ये देती है, 3 से 8 अंडे, है ना। और इसका जो नेस्ट होता है ग्राउंड नेस्ट होता है, मतलब नीचे होता है। एंड एक्सट्रीम फॉर द एक्सट्रीम एल्टीट्यूड इट रीचेज व्हेन माइग्रेटिंग अक्रॉस द हिमालय। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे वनरेबल मेंशन है, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आती है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर जो है वो आपकी आती है, ठीक है। तो समर हैबिटेट में हाई लैटिट्यूड लेक के अंदर है, जहाँ बर्ड जो है छोटी छोटी ग्रासेस खाती है। ये स्पीसीज़ जो है रिपोर्ट की गई है माइग्रेट करती है फ्रॉम साउथ, फ्रॉम तिब्बत से कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, यहाँ पे ऐसे नेस्ट मेनली तिब्बतन प्लेटू में करती थी। ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो स्टेटमेंट आपका सही अगर देखा जाए तो ये 2 स्टेटमेंट सही हैं, बी ओनली। ट्रेड वॉच रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में थी, पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा की जाती है? ट्रेड वॉच रिपोर्ट की बात करें तो नीति आयोग के द्वारा ये आपकी है ट्रेड वॉच जो है ना। तो इस पर इंडिया हैज़ हैड लिमिटेड सक्सेस सो फार इन कैप्चरिंग चाइना +1 स्ट्रेटजी। मतलब अभी हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी है चाइना +1 स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए, मतलब चाइना के जो अप्रोच है उसको काउंटर करने के लिए। एंड कई सारी हमें ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं उसको रीच करना पड़ेगा, और नए प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यूएस और चाइना की बात करें, वो उन्होंने एक नया ट्रेड वॉर स्टार्ट भी कर दिया है। सो कई लिमिटेशंस आएंगी चाइना के प्रोडक्ट पे, या कई सारे जो कंपल्शन आएंगे है ना चाइनीज़ पे, तो वो हो सकता है कई चीज़ें डाइवर्ट भारत की तरफ हो, तो हमें भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल होगी फ्यूचर के अंदर। मीथेन एमिशन की बात की गई है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मीथेन हैज़ बी अकॉर्डेड, इसमें जो है कहा गया मीथेन हैज़ बिन अकॉर्डेड टू 80 टाइम्स हायर, ठीक है, हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। फ्रॉम 2020 से 2022 तक मीथेन का कंसनट्रेट एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हुआ है। स्टडी के अकॉर्डिंग तो टेम्परेट रीजन है, दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज, टेम्परेट रीजन दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो ट्रॉपिकल वेटलैंड, जो वेटलैंड्स है ट्रॉपिकल रीजन, मतलब 23.5 ट्रॉपिक और कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है, वहाँ जो वेटलैंड दलदली इलाके होते हैं उससे काफ़ी अधिक जो है मीथेन आपका इमर्ज होता है। और ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि राइजिंग टेम्परेचर, हैवी रेन्स की वजह से भी, मतलब जो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है प्लस हैवी रेनफॉल की अगर बात किया जाए तो उसकी वजह से भी आपका काफ़ी हद तक मीथेन का एमिशन जो है बढ़ा है। वेटलैंड काफ़ी अधिक जो मीथेन है एमिट करता है, क्योंकि सॉइल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन जो प्लांट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, उससे मीथेन काफ़ी हद तक रिलीज़ होती है। मीथेन स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, लगभग 80 टाइम मोर इफेक्टिव है देन CO2 अगर देखा जाए तो, ये सही है। और 20 से 22 मीथेन कंसनट्रेशन जो है वो आपका हाईएस्ट लेवल तक पहुँचा है, डिक्रीज़ नहीं किया है। लाइन याद रखना, कहीं डिक्रीज इंक्रीज है तो अपोजिट हो सकता है। और टेम्परेट रीजन तो रिस्पॉन्सिबल इसमें है ही नहीं, तो ट्रॉपिकल रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही, तो आंसर इसका डी होगा। तो देखो ये रिवीजन PDF आप लोग को मिलेगी, जैसे प्रॉपर जो भी मैंने पढ़ाया तो प्रॉपर PDF आपको इस टाइप से मिलेगी। अगर आप लोग कोर्सेज का हिस्सा हैं, जैसे प्रीलिम्स का करंट अफेयर का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है उसका अगर आप हिस्सा हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, तो उस पर भी जो मैं आपको सेट बना के दे रहा हूँ तो उसमें यही कंटेंट है सारा, ठीक है। 10 सेट ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। और अल्टीमेट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, अल्टीमेट कोर्स, इसमें स्टैटिक और पूरा स्टैटिक एस्पेक्ट प्लस करंट अफेयर्स दोनों कंबाइन करके कवर करेंगे। मतलब आपको बस ये कोर्स जुड़ना है और अपने अच्छे से विद ट्रस्ट आपकी तैयारी करनी है, ठीक है। अभी 50% ऑफ है, क्रिसमस ऑफर है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का सेपरेट प्रीलिम्स करंट अफेयर कोर्स भी है, अगर आप अलग से जुड़ना चाहते हो तो वो भी है आपके पास। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मैंने सेपरेट कोर्स किया, देखो 18+ क्वेश्चन इसमें आपके रहते हैं। इसके अलावा इसमें 50 के आसपास प्रश्न, अगर मतलब साइंस टेक और सब मिला लोगे तो 50 के आसपास टच हो जाएंगे इसमें, जो एरियाज कवर होंगे। तो जो स्टैटिक आपको करना उसमें, अगर आपने स्टैटिक कहीं भी पढ़ रखा, अगर आप इसमें थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स पे फोकस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा एडवांटेज में रहेंगे। इनका प्राइस ज़्यादा नहीं, 1400 के अराउंड है, अगर आप ऑफर का बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। तो क्लास टाइमिंग में आपको बता देता हूँ कि जो क्रैश कोर्स हमारा 4 जनवरी से शुरू होगा, उसके बाद साइंस टेक का कोर्स 10 जनवरी से शुरू होगा, 15 जनवरी से प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का रहेगा। तो अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है तो आप लोग बेनिफिट ज़रूर से उठाएं। और ये एक बार सारे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा कि चीज़ों को आप जो है एकदम स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। तो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करके जोड़ना है और करना है। और अगर आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन सेशन से आए हुए हैं, इधर उधर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, आप खुद देख लेना, है ना। पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आप लोग को शेयर किए थे। अब आपका लक है कि आप कैसा डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। जिनका लक ठीक होगा दे विल टेक अ राइट डिसीजन, रेस्ट फिर साल पर साल बीतते चले जाते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।